हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आज मैं एक नया एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूँ यादों के झरोखे से। आपको वैसे याद ही होगा, पिछले एपिसोड में हम पापा के जो बचपन का पीरियड डिस्कस कर रहे थे, वो था बरेली से लखनऊ पहुंचने का। कुछ हमने स्टार्टिंग जो था वो लखनऊ का स्टार्ट किया था, उसी को लेकर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ पापा। हाँ। लखनऊ जैसा कि मैं बता ही रहा था कि कौन कौन घर में मेंबर थे सभी। पर वो मेरा बचपन था। मैं एक या मतलब 2 साल का 3 साल का था मैं, क्योंकि 1948 के आसपास हम लोग गए थे, 47 के आखिर में। तो मैं 3 साल का था और वहां पहुंच करके मुझे जो बातें हैं वो बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैं समझने भी लग गया था और चारों तरफ क्या हो रहा है वो सारी बातें मेरी समझ में आने लग गई। लखनऊ में जैसा कि मैं बता ही रहा था कि घर हमारा बहुत पुराना था, बिजली नहीं थी, पर घर में कुआं था, इससे पानी का साधन मिल जाता था। घर बहुत वैसे पुराना जरूर था, पर छत भी थी खुली हुई और केवल हम ही लोग रहते थे घर में। तो इस तरह का घर बहुत मुश्किल से मिल पाता था उस समय, क्योंकि अधिकतर घरों में बहुत सारे लोग रहते थे, पर वो घर बाबूजी ने ऐसा छांटा था जिसमें केवल हम ही लोग रहते थे। और हम 3-4 लोग थे और मामा जी अपनी ड्यूटी पर फिलहाल हेडक्वार्टर जहाँ ओपी होता था उनका वहां रहते थे। और मासी उस समय इलाहाबाद में थी। हाँ, मासी की इलाहाबाद की बात जिसको कि आजकल प्रयागराज कहते हैं। एक बार शायद 48 की बात है ये, कि मासी वहां आई लखनऊ। तो सब बिल्कुल जैसे मासी के आने पर ही एक तरह से उत्सव बन जाता था कि मामा जी, क्योंकि वो गोरखपुर में थे और गोरखपुर जो है वहां खासकर कटहल वहां बहुत होता था। तो जब भी वो आते थे तो कटहल लाते थे, और कटहल भी कम से कम 2 कटहल जरूर लाते। तो एक कटहल तो ऐसा होता था जिसकी सब्जी बन सकती थी, और एक कटहल ऐसा होता था जो पका हुआ होता था और उसको हम लोग वैसे भी खा सकते थे, कच्चा ही खाते थे। तो एक दिन तो हम लोग बैठ करके सब लोग, जो कच्चा कटहल है, सब मासी काटती थी और सबको अलग अलग हाथों में हम लोग वैसे ही बैठ करके, जैसे घर में अपन किसी चीज की औपचारिकता नहीं होती थी, और बैठ करके कटहल मीठा काफी होता था वो, और उसकी कोई वो बीज जो होता था बीच में वो भी ले करके, और मीठा है तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता, तो हम लोग उससे आराम से खाते थे। और अगले दिन फिर जो सब्जी वाला कटहल है वो बन जाता। कटहल बनना बड़ा मुश्किल काम है, हर व्यक्ति नहीं काट सकता, क्योंकि काटना और वो सब उसमें कांटे भी होते थे, चिपकता भी था। तो उसको उसको काट खासकर कढ़ाई में भूनना और वो सब बहुत मुश्किल होता था। पर मासी उसको बड़े आराम से, वो एक तरह से दिन भर का उत्सव होता था। और कटहल बन रहा है तो पड़ोस तक उसकी खुशबू जाती थी, और हम सब मिल करके उसको लगभग जो भी समय लगता था, जो भी उसको सिकाई में, उसमें बुनाई में, सब में ज्यादा समय लगता था, फिर उसे खाना हम लोग खाते थे। हाँ, तो वो जो मैं बात कह रहा था कि कटहल हम लोगों ने, कटहल और वो उस तरह की सब्जी मासी के हाथ की आज भी याद आती है। पर जब मासी जाने लगी तो अचानक उनके दिमाग में आया, और फिर वो मुझे भी ले गई साथ। बोले इसको भी तैयार कर दो, मैं इसे ले जाती हूँ, 2-3 दिन में छोड़ दूंगी। फिर मासी के साथ मैं इलाहाबाद, जिसका आजकल नाम प्रयागराज है,
वहां उनके साथ चला गया। और वहां एक तरह से देखे तो मुझे खिलौने की तरह से उनकी जितनी स्टूडेंट्स थी लड़कियां, उनके लिए भी उत्सुकता थी, क्यों वो भी घर से बाहर ही थी अपने ट्रेनिंग में। लगभग 25-30 स्टूडेंट्स थी उनकी, तो वो सब मुझे खिलौने की तरह से खिलाती रहती थी। मैं एक तरह से जमीन पे तो पैर ही नहीं रख पाता था, कभी इन बहन जी की गोद में, कभी उन बहन जी की गोद में, इस तरह से मेरा। और तरह तरह के गीत सुनाती थी, गाने सुनाती थी। तो इस तरह से मेरा समय मुझे कब निकल जाता था मुझे मालूम नहीं हुआ। अगले दिन मासी सुबह सुबह उठ करके मुझे संगम ले गई थी। संगम तो मालूम ही होगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ये प्रयागराज में संगम बनता है और इसका पानी बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यमुना का पानी तो थोड़ा सा हरा होता है और गंगा का पानी बिल्कुल शुद्ध सफेद होता है। उस समय तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता है, आर पार हम देख सकते हैं। तो वो दोनों किस तरह से मिल रहे हैं वो हम स्पष्ट देखते हैं। और सरस्वती को ये मानते हैं कि वो अंडरग्राउंड है और वो भी उसमें मिल जाती है। उस समय मुझे ये भी याद है कि कुंभ का या तो कुंभ था या अर्ध कुंभ था, क्योंकि 6 महीने में तो अर्ध कुंभ होता है, 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और 12 साल में कुंभ होता है। तो मासी, मुझे उनका इरादा यही था कि इसको मैं ये जो अर्ध कुंभ या कुंभ जो भी है उसमें स्नान करा देती। तो मुझे सुबह सुबह ले गई वो 7-8 बजे के आसपास, और जाकर के मुझे अभी भी याद है कि ठंडे पानी से जो डुबकी मैंने लगाई थी वो शायद सर्दी का मौसम था। और इसको बाद में मैं कंफर्म भी कर सका कि 1954 में कुंभ हुआ था। तो ये इसका अर्थ ये कि ये अर्ध कुंभ था। पर वो मेरा पहली बार अर्ध कुंभ में जब मुझे डुबकी लगाई गई तो मैं ठिठुर गया बिल्कुल सर्दी के बाद। पर वो डुबकी आज तक मुझे याद है। आज भी जब मैं कभी भी गंगा जी, हम लोग कई बार गए हैं, तो जब भी हम जाते हैं स्नान करते हैं तो वो, परंतु वो जो पहली डुबकी है ठंडे पानी की वो आज भी याद है। फिर जब भी मासी 3-4-5 दिन रुक करके अगले इतवार को मुझको यहाँ लखनऊ वापस लेकर के आ गए, और इस तरह मेरा अर्ध कुंभ में स्नान हो गया, जो कि एक बहुत पवित्र अवसर होता है और भाग्य से ही मिलता है, एक व्यक्ति को मिल नहीं पाता। लाखों करोड़ों लोग जगह जगह से दूर दूर से आते हैं और आकर के उस अर्ध कुंभ में स्नान करके अपने को सौभाग्यशाली बनाते। तो वो एक अवसर खासकर 3 साल के बच्चे को अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ उससे बहुत सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, और मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूँ। तो वो बात, इसके अलावा 49 की बात कुछ मुझे याद आई कि उस समय मामा जी आए थे और मैंने पहली फिल्म झांसी की रानी देखी। तो मामा जी, पहले क्या होता था कि पति पत्नी भी साथ जाते नहीं थे, और घर में उनको भी कहीं भी जैसे सिनेमा भी जाना है तो एक तरह से खासकर लखनऊ की तहजीब के हिसाब से ये अच्छा नहीं माना जाता। तो मामा जी और मामी जी पहली बार उनको हमारी नानी ने परमिट किया और वो दोनों फिल्म देखने गए और मैं उनके साथ गया। मुझे वो साथ में लेके गए और वो दोनों, उन दोनों के बीच में ही मैं बैठा। और झांसी की रानी फिल्म मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने देखी, और मुझे याद है कि उसमें सोहराब मोदी थे और शायद उनकी बेगम थी मेहता, वो उसकी हीरोइन थी जो स्वयं झांसी की रानी बनी। तो वो फिल्म देख करके पहली बार फिल्म देखी थी मैंने, मेरे समझ में भी नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं, किस तरह की फिल्म है। पर पढ़ने पर मैं बहुत सारी उन चीजों को देख करके, तो पहली बार एक तरह से मेरा अवसर था, मैंने कभी
रोशनी नहीं देख पाते थे, घर में लाइट ही नहीं थी, पर वो फिल्म मेरे दिमाग में, जहन में बिल्कुल आ गई और वो मेरी पहली फिल्म थी। उस फिल्म के गाने भी बहुत प्रसिद्ध हुए। सोहराब मोदी साहब डायरेक्टर भी थे, उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और बहुत बहुत फेमस हुई। खासकर हिंदुस्तान आजाद हो गया था और लंबे समय बाद आजाद हुआ था। पहले मुगलों ने शासन किया, बहुत एक तरह से 12वीं शताब्दी से लेकर के लगातार ये 1948 तक या 47 तक लगातार बाहर के लोग ही हम पर शासन करते रहे। तो वो जो युद्ध हुआ था, खासकर स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, 1857 में हुआ था। 1857 के संग्राम में बहुत सारे तात्या टोपे थे, हाँ, और बिल्कुल सही पांडे जी, और ये सभी लोग, उन लोगों की कुर्बानियां और वो सब आज भी याद आती हैं। और झांसी की रानी ने, जो कि उसमें विधवा हो गई थी, और उन्होंने अपने बच्चे को, उनका जो बच्चा था वो लगभग 2 साल का था, उसको अपने पीठ पर उन्होंने गठरी बना करके बांध दिया और उसके बाद वो तलवार और भाला लेकर के और घोड़े पे बैठ करके उन्होंने अंग्रेजों, खासकर जो भी अंग्रेजों को उन्होंने युद्ध भूमि में पूरी तरह से उनकी पकड़ में नहीं आई और उन्होंने वो युद्ध किया। वो एक बहुत, मेरी पहली फिल्म, ऐसे ही पहला ही मेरा कुंभ का मेला, तो ये सब बातें याद करके बहुत अच्छा लगता। इसके बाद थोड़ी सी ये बात भी है कि मैं बचपन में कमजोर भी था, तो मुझे सांस मेरी चढ़ जाती थी। तो मेरी नानी को ये महसूस हुआ कि इसकी सांस तेज चलती है, क्योंकि मैं नानी के पास ही सोता था। तो नानी ने बाबूजी से कहा और बाबूजी ने पता लगा करके, उस समय कॉड लीवर ऑयल आता था। कॉड लीवर ऑयल मतलब कॉड जो मछली है, अच्छा, उसके लीवर का ऑयल होता था, वो बहुत गर्म होता था और वो उसको रात को सोने से पहले ब्रांडी के साथ, ब्रांडी और शहद मिला करके 1 चम्मच दिया जाता है कॉड लीवर ऑयल। तो उससे धीरे धीरे मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई और फिर जो मेरी सांस जो थी वो नहीं चढ़ने लगी और मैं आराम से ठीक से सोने लगा। साथ ही नानी ने ही ये भी तय किया कि इसकी खुराक को भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं 8 साल का हो गया था, तो नानी ने हमारी मामी को एक तरह से इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको रोज 1 लड्डू, बेसन का लड्डू और 2 मठरी, ये इसका रोज सुबह सुबह, क्योंकि उस समय चाय वगैरह तो पीते नहीं थे, तो ये इसको सुबह इसको दिया करो। फिर मामी लगातार रोज मुझे इस तरह से 1 लड्डू और 2 मठरी, ये मेरा नाश्ता होता था सुबह उठते ही, अपने दांत वगैरह साफ करके और मुंह धो करके और मैं दिया करता था। तो इसके साथ ही कभी कभी अधिकतर निशास्ता भी बन जाता था। बाबूजी को बहुत शौक था फलों का, तो वो केले के वो एक पूरी वो आती थी, उसको मुझे याद नहीं क्या नाम कहते थे, हाँ, पूरा, जिसमें मतलब एक यो का यो पेड़ से तोड़ काट कर वो बेचा जाता, 1 या 2 केले या 5 केले, ऐसा कोई बेचता भी नहीं था लोगों से। तो वो लेकर के आ जाते थे और जहाँ हमारा कुआं है उसके पास ही एक कुंडा था, उसपे लटका दिया जाता था और जब जिसकी मर्जी हो आराम से केले तोड़ो और खा लो। ना तो कोई पकाने का चक्कर था और उसको हम लोग खा लेते थे। ऐसे ही एक बार की बात याद है मुझे कि बाबूजी आए और बाबूजी के साथ एक साहब और आए, उनका नाम, वो आकर के, वो यासीन साहब थे उनका नाम, और जो हमारे
पड़ोस बाबूजी ने ही बताया कि ये उनके ही डिपार्टमेंट में थे और अब रिटायर हो गए हैं। जी। तो वो बाबूजी से 2-3 साल बड़े थे और बाबूजी ने तय किया कि मेरी उम्र अब इतनी हो गई है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करूं। तो बाबूजी ने यासीन साहब से कहा कि ये पहले तो उन्होंने यासीन साहब ने कहा कि ये साहबजादे कौन है। तो बाबूजी ने बताया कि ये मेरे नाती है और बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत, ये मेरे लिए एक तरह से सारा जो कुछ भी है ये हम सब इसी पर का ध्यान रखते हैं क्योंकि यही हम सब के लिए है। उस समय मैं अकेला पूरी दुनिया में मैं ही था बच्चा और कोई था भी नहीं, क्योंकि बड़ी मामी के भी कोई बच्चा उस समय तक नहीं था, जीतू जी का भी जन्म नहीं हुआ। तो उन्होंने वो रिटायर ही हुए थे, तो बाबूजी उनको लेकर के आ गए और पड़ोस में ही कहीं रहते थे। तो बाबूजी ने उनसे कहा कि यासीन साहब अब इसकी आप तालीम शुरू कर दीजिए। तो यासीन साहब ने कहा कि ठीक है, अब मैं इनको लखनऊ की तालीम और तहजीब और यहाँ की इसके बारे में मैं इनको तालीम दे दूंगा। और इस तरह से उन्होंने तालीम की शुरुआत करने से पहले एक किस्सा भी सुनाया और वो किस्सा बहुत जोरदार था। उन्होंने किस्से में सुनाया कि एक ट्रेन में बोले लखनऊ की जो तकल्लुफ होता है वो बहुत फेमस है, इसकी सब दूर दूर तक बड़ी तारीफ होती है। उन्होंने कहा कि एक ट्रेन में से 2 लखनऊ वाले उतरे, तो एक साहब के पास कुछ भी नहीं था, एक रिसाला था, रिसाला मतलब मैगजीन। तो उन्होंने कुली को बुलाया और कुली को बुलाकर कहा ये रिसाला हाथ में दिया कि तुम इसे लेके चलो। तो दूसरे उनसे जो पीछे उतरे वो सोच रहे थे कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो क्या करेंगे। खैर उन्होंने कुली को बुलाया और कुली से कहा आइए, और आकर के कहा कि मेरी ये जो शेरवानी है इसकी जेब में से मेरा टिकट निकालिए और लेकर के चलिए। तो वो दूसरे साहब जो थे वो टिकट लेकर के, उनका कुली जो है वो आगे टिकट लेकर के चलता रहा और जाकर के उसने वहां जो टिकट कलेक्टर था उसके हाथ में थमा दिया। तो जो पहले साहब थे उनको भी हंसी आ गई, और हंसी की बात तो थी कि कितनी जोरदार तकल्लुफ था दोनों का बहुत। तो इस तरह से मेरी तालीम की शुरुआत हुई। और यासीन साहब सुबह सुबह आते, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने मुझे ये बताई कि कोई भी वो जैसे खुद आते तो सलाम वालेकुम करते, मुझे सलाम वालेकुम, और फिर मुझे बताया उन्होंने कि आप कहेंगे वालेकुम सलाम, मैं आपको कहूंगा सलाम वालेकुम, आप कहेंगे मुझे वालेकुम सलाम। मैं पहले तो समझा नहीं, पर फिर मुझे धीरे से समझ में आ गया। और फिर मैं जब वो कहते सलाम वालेकुम तो मैं याद इंतजार करता, और शुरू में तो मुझको थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाया, पर फिर धीरे धीरे मैं बोलने लग गया वालेकुम सलाम। तो ये तहजीब का मेरी शुरुआत थी पहली। और इसके बाद उन्होंने मुझे लखनऊ में किस तरह से तकल्लुफ करते हैं, जैसे आप भी किसी के जाएंगे तो कोई आपको पूछेगा कोई मिठाई या शरबत रखेगा, क्यों चाय तो उस समय चलती नहीं थी, तो आप ऐसा नहीं है कि तुरंत उसको शुरू कर देंगे, तकल्लुफ में कहेंगे नहीं मैं नहीं लूंगा, और इस तरह से आप मना कर देंगे। और बल्कि कोशिश करेंगे, वो सामने वाला भले ही आप कहे पर आप मना ही करेंगे जब तक आपके जो साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं वो आपको आंख का इशारा ना कर दे कि ठीक है, आपके इशारे से बोलेंगे, और आपको उनके आंख के इशारे को ही पहचानना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये सबसे पहला तकल्लुफ बताया उन्होंने। और इसके बाद बहुत सारी बातें बताई उन्होंने
साथ ही उन्होंने मुझे उस समय, जैसे आजकल कॉपी किताबें वगैरह होती हैं, खासकर ये सब कुछ सही था, तो स्लेट वो होती थी, तख्ती होती थी। तख्ती माने लकड़ी की पाटी होती थी, और उस पाटी को सबसे पहले तो वो वो होती थी, उस पर सफेदी, मतलब उसे खड़िया जिसको कह सकते हैं, वो लगाया जाता, तो उससे वो सफेद हो जाती, और सफेद हो जाने के बाद उसे जो काला कोयला होता है उसको पीस करके उस पर लगाते, तो वो काली हो जाती थी। और फिर उसे सेठे की कलम जो होती थी, वो एक सेठा होता था। सेठा मतलब पतला बांस कहना चाहिए, पतला बांस तो नहीं, बल्कि हाँ कलम जैसा ही होता था वो, और उसे छीला जाता था, कलम की शेप दी जाती थी, और फिर उसे काटा जाता, और उससे हमें कलम और दवा से लेकर के लिखना होता था, सेठी की कलम से। तो उसे किस तरह लिखते हैं, और आ आ ई वो मुझे जो वर्णमाला थी हिंदी की, वो उन्होंने सिखाई। तो वो सबसे ऊपर वो लिखते जाते थे, और मैं उसके नीचे लिखने की प्रैक्टिस करता था। तो इस तरह से उन्होंने मुझको धीरे धीरे वो सिखाई, और फिर गिनती भी सिखाई, उसी में 1 से 10 तक गिनती किस तरह से लिखनी है, ये सब सिखाया। ये धीरे धीरे वो लगभग रोज आते थे, और हमारी नानी उनके लिए शरबत बना के देती थी। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ी, क्योंकि वो मुस्लिम थे, पर उनका जो शरबत का गिलास है वो अलग ही रखा होता है, और उसी गिलास में उनको शरबत पेश किया जाता था, और इसको कोई अदरवाइज भी नहीं लेते थे, क्योंकि ये सब जानते थे कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं ये। पर जो गिलास भी दिया जाता था, उसे एक तस्तरी के अंदर रख करके वो दिया जाता। तो इस तरह से, खासकर तो शाम को वो आते थे, तो बाबूजी भी होते थे, बाबूजी से आते ही वो भी सलाम वालेकुम करते थे उनसे, और कई बार बाबूजी के साथ वो शतरंज भी खेलते थे। शतरंज के बहुत अच्छे, बाबूजी को बहुत अच्छी शतरंज आती थी, और बाबूजी जैसे लखनऊ की तहजीब में हर घर में, खासकर जो भी घर है, जैसे आजकल चाय का होता है, उस समय पानदान और पीपदान, पानदान के अंदर चूना, कत्था, सुपारी, सब सुपारी के लिए दरौता, सरौता कैसे, सरौता, तो सरौता होता था, उससे सुपारी को छीला जाता, छील करके और ऐसे काटा जाता, और इलायची, लौंग, इस तरह की चीजें। और बाबूजी अपने लिए खासकर मैनपुरी एक जगह थी लखनऊ से, मैं समझता हूँ पास ही होगी वो जगह, वहां से मैनपुरी का तंबाकू बहुत फेमस था, वो बहुत खुशबूदार होता था, और उसमें चांदी जैसे कुछ वर्क भी कुछ होते थे, और वो जैसे ही उसकी डिबिया खोला जाता था, तो खुशबू से चारों तरफ वातावरण पूरा महक जाता था। बाबूजी पहले उसमें चूना लगाते, और फिर कट्ठा लगाते, और फिर उसमें सुपारी सरौते से काट करके, और वो सब करके, खासकर नानी तो हमारी इतनी शौकीन नहीं थी पान की, पर फिर भी वो भी खाली चूने का पान हमारी नानी खा लेती थी। पर जब मासी आती थी, तब दोनों की जुगलबंदी होती थी, क्योंकि मासी को तो बहुत शौक है, तुम लोगों ने तो देखा ही। मैं वही बोलने वाला था, हाँ, उनकी मेरे को याद है, हाँ, मेरठ के अंदर बड़ी हाँ, नानी का, हाँ, जब हम छोटे थे तो वो छोटा सा पान का पत्ता हाँ, टुकड़ा वो खिलाती थी हमको, उसमें हाँ, गुलकंद वगैरह भी डलता था, हाँ, वो वही मैं याद कर रहा था। बिल्कुल। तो वो एक तहजीब का हिस्सा था कि कोई भी मेहमान जब आता है, तो आप अगर उनको पान पेश करते हैं, तो एक बहुत बड़ी इज्जत बनती है। जैसे आजकल चाय वगैरह के लिए कहते हैं, उस समय पान पेश करना, ये एक बहुत बड़ी इज्जत का, कि उनको इज्जत दी जाती। तो इस तरह से उनको पान पेश किया करते थे बाबूजी, जब भी वो आते थे। आने के बाद जब जाने के वाले होते थे, या शतरंज की उनकी बाजी होती थी, तब वो उनको पान पेश करते। और
वो यासीन साहब मुझे बड़े, जैसे घर में बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह से, हालांकि वो टीचर वैसे नहीं थे, वो बाबूजी के साथ काम करते थे और रिटायर हो गए थे, पर उनको इतने प्रेम से, इतनी मोहब्बत से मुझे पढ़ाते थे कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उस समय में कहीं मेरा ध्यान बढ़ जाए। मैं बहुत आनंद से उनसे पढ़ता था। इस तरह से पढ़ता पढ़ता मैं धीरे धीरे, उन्होंने फिर मुझे अंग्रेजी के ABCD लिखना सिखाया। ABCD के साथ साथ मुझे अंग्रेजी की गिनती लिखना सिखाया। और इसी बीच में मुझे याद आ गया कि ये 1949 के आसपास की बात होगी कि बाबूजी एक दिन रिटायर, अपनी जो उनकी तनख्वाह मिली, तनख्वाह, तो उस तनख्वाह में से 1 रुपए में उस समय 6 मैगजीन लेके आए थे। 6 मैगजीन माने साप्ताहिक हिंदुस्तान था जो कि उस समय 3 आने का आता था, धर्मयुग भी होता था वो 4 आने का आता था, इलस्ट्रेटेड वीकली थी जो कि 6 आने की आती। इस तरह से 6, 4, 10, 3, 13 और 3 बच्चों की मैगजीन लाते थे वो, जिसमें खासकर चंदा मामा, एक बालक मैगजीन थी और एक ध्रुव थी। तो इस तरह से 3 मैगजीन थी, ये एक एक आने की, पर ये भी कोई 24 पन्ने ऐसे थी। और चंदा मामा में तो बहुत कहानियां, और वो बहुत, सबसे ज्यादा बच्चों को चंदा मामा उस समय अच्छी लगती थी, तो वो सब मैगजीन लाते थे बाबूजी। मैं उन सब मैगजीन और मैगजीन में तो मैं देखा करता था और तो उनकी फोटो भी देखता था और पढ़ने की कोशिश, तो मेरे जो जब यासीन साहब आते तो मैं बताता, वो मुझे हिस्से बताते कि ये हिस्से इस तरह से है, ये मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है, ये शब्द है, और ये इसके नीचे बिंदु लगा हुआ है, तो इसको जैसे हर्फ बोलना है, तो हर्फ, आप इसको अब वैसे बोले हर्फ, तो फा नहीं, फा, तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो उर्दू की जुबान किस तरह से जुबान है, तो इसे हम जुबान कह दें तो बहुत भद्दा हो जाएगा शब्द, बिल्कुल अर्थ ही इसका अर्थ हो जाएगा, अदर्थ हो जाएगा। इसको जुबान कहेंगे बड़े धीरे से। ऐसे तकल्लुफ है तो लुफ के नीचे वो लगेगा, और तहजीब है, तो ये सब तालीम, ये सब में इनके बोलने का, इसी वजह से शायद मेरा उर्दू बोलने का, जो भी उर्दू के शब्द, क्योंकि उर्दू एक तरह से हिंदुस्तान में ही पनपी, जो हमारे जो खासकर सेना थी उसमें हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, और जब मुगल काल में और बहुत सारे ऐसे समय में बहुत सारे जो मुहर्रिर और जो स्टाफ होता था वो हिंदू मुसलमान सभी तरह के लोग होते थे, खासकर खानसामा है और ये लोग मुस्लिम होते थे, तो वो सब जब बोलते थे तो उससे ही एक दूसरे को से बातचीत करने का तरीका आता था, तो उससे उनकी जुबान जो है बहुत साफ होने लगती थी और बोलने में पता लग जाता है कि ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, ये जुबान सही है या नहीं, इनका प्रोनाउंसिएशन या बोलने का, बातचीत करने का तरीका सही है या नहीं। तो इस तरह से 1949 में बाबूजी जो मैगजीन लेकर के जब आए पहली बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे याद है कि मैं लालटेन की रोशनी में रात को मैगजीन देखता रहा, और वो बगल में ही मैगजीन रख के ही मैं सो गया, और सुबह उठते ही मैंने मैगजीन देखना शुरू किया। उसमें बहुत सारी फोटो थी, तो खासकर मैं फोटो देखता, और जैसे यासीन साहब आते तो मैं उनसे पूछता, तो वो मुझे समझाते किस तरह से ये लाइन है, कैसे आपको पढ़ना है, और उससे मैं धीरे धीरे उन हिस्सों को जोड़ करके एक लाइन कैसे पढ़ी जाती है ये मेरे समझ में आया।
तो उस तरह से मेरी घर में जो भी तालीम है वो भी शुरू हो गई, और उस तालीम से मैं बहुत तालीम याफ्ता कहना तो सही नहीं है, पर हाँ तालीम जो है मेरी जो शुरुआती तालीम थी वो मेरी स्टार्ट हो गई, तो बहुत अच्छा रहा। और मुझे धीरे धीरे ये इच्छा हुई कि मैं ये मैगजीन पढ़ लूँ, पर वो यास्मीन साहब जैसे जैसे मुझको कभी एक पैराग्राफ खुद पढ़ते एक एक शब्द, फिर मुझे साथ ही लिखने का भी होता कि कैसे तख्ती पे लिखना है, तो वो पहली लाइन वो लिखते थे, उसके बाद मुझे दूसरी लाइन मुझे लिखनी होती, और वो मैं लगातार वो सेठे की कलम से लिखता रहता। तो मुझे अक्षर ज्ञान, अक्षरों को लिखना, पहचानना, कैसे उनकी मात्रा लगती है, कैसे है, किस तरह से हमको दो शब्दों को जोड़ना है, ये सब सीखने लगे। उस समय में 45 में, तो मैं 3-4 साल का था, तो 4 साल की वो खासकर यास्मीन साहब की तालीम से मुझे बहुत अच्छा हुआ और सब समझ में आ गया, और समझ धीरे धीरे मैं सीखने की बहुत ज्यादा, क्योंकि मैगजीन थी तो मुझे ये लगता था कि इस मैगजीन को मैं कैसे न कैसे पढ़ लूं, और खासकर चंदा मामा और चंदा मामा की कहानियां, कोई भी मासी या बाबूजी या मासी जरूर मुझको बताते कि इसमें ये है, और कहानी पढ़ करके सुनाते। तो मुझे होता कि मैं खुद क्यों नहीं पढ़ सकता, तो मैं इसको यासीन साहब से मेरे मन में इतनी ज्यादा हो गई इच्छा कि मैं खुद क्यों नहीं पढ़ सकता। तो मैं लगातार बहुत, जब भी समय मिलता, अपनी तख्ती पे लिखने की कोशिश करता, और शब्दों को जोड़ने का और यासीन साहब से पूछने का, ये सब मुझे 40 साल की उम्र में शुरू हो गया। तो इस तरह से मेरी तालीम जो है शुरू हुई, और मैं समझता हूँ कि ये 1950 तक हम लोग एक डोमिनियन स्टेट में थे। डोमिनियन स्टेट माने शुरू में तो वो क्या नाम है उनका, गवर्नर जनरल, तो हाँ लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, वो शायद 50 ऐसे आखिर के 1 या 2 साल राजगोपालाचारी जी थे, वो गवर्नर जनरल बने, और उसी समय 47 साल का जिसमें ही भारत का कानून बना, संविधान बना। इसके अलावा जो भी अंग्रेज अफसर हैं वो उनको ये कहा गया कि आप लोग रिटायरमेंट लेना चाहें तो आपको जल्दी में रिटायरमेंट मिल जाएगा, पेंशन आपको पूरी मिलेगी, तो वो वहाँ उनको पेंशन मिलने लगी, और बहुत सारे अंग्रेज अफसर जाते रहे, और धीरे 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 जो हिंदुस्तानी अफसर हैं वो आने लग गए, और वो एक तरह से डोमिनियन स्टेट्स के बजाय हम लोग पूरी आज़ादी की तरफ बढ़ने लग गए। और जहाँ तक मुझे याद है उस समय सरोजिनी नायडू जो थी वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, गवर्नर थी, और शायद उनकी 50 में ऐसे डेथ भी हुई। तो बहुत सारे हम लोग घर से, बाबूजी शायद मुझे ले गए, या जो कुछ भी मैंने उनको देखा है उनका ध्यान है मुझे अभी भी, कि एक खुली गाड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर एक वो बना हुआ था, और उसमें उनकी डेड बॉडी को लेकर के गए थे लखनऊ में। तो देखा है सरोजिनी नायडू, उनके बाद में तो पढ़ा, जी मालूम पड़ा कि कितनी वो महान थी, और स्वतंत्रता संग्राम में वो गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ उन्होंने उस तरह का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। तो इस तरह से उनके बारे में मुझे मालूम। बाकी फिर तो 1950 के आसपास तो मुझे ये आया कि हाँ, इसी बीच में मैं ये बताना भूल गया था कि मामा जी के बारे में, खासकर जो छोटे मामा जी थे वो तो लखनऊ में साथ ही थे, उनके वो बहुत शौकीन थे, और मैं बाद में
बताऊंगा अभी, बहुत सारी फोटो है, वो फोटोग्राफ सारे उनके ही लिए हुए थे। उनके पास एक कोडक का कैमरा जिसको वो ट्राइपॉड पे लगाते थे, और ट्राइपॉड पे लगा करके एक काले रंग का एक कपड़ा होता था, उससे अपने को ढक लेते थे, और उससे वो ऐसे करके दबाते करके ऐसे घुमाते थे, और फिर यहाँ से क्लिक करते थे, और हम सबको कहते थे कि भाई अब तुम ऐसे करो, जैसा वो कहते हम उसी तरह से करते, और उसके पीछे हमारे पीछे कोई कंबल या कोई ऐसी चीज जिससे पीछे बैकग्राउंड बन जाए, तो वो करते थे। और उनको बहुत शौक थे मामा जी को, वो कबूतर भी लाए थे 4-5, मुझे एक बार कबूतर भी पाले। पर वो ज्यादा समय नहीं रहे कबूतरों को, क्योंकि घर के अंदर नेवले थे, वो नेवले चूहे इस तरह से ढूंढते रहते थे। हालांकि कभी किसी ने नेवले ने काटा नहीं, और बाद में सुनते भी है कि नेवला अगर आपके घर में है तो बहुत शुभ मानते। तो नेवले बहुत थे, और हो सकता है कभी कबूतरों को किसी ने नेवले ने काटा हो, तो वो इस तरह से वो मामा जी ने उनको उड़ाते तो आजाद कर। और मामा जी को पतंग का बहुत शौक था, तो पतंगबाजी, वैसे भी लखनऊ में पतंगबाजी बहुत मस्त। अधिकतर सभी लोग पहले उसकी पतंग की जो डोर है उस पर पहले उसको तैयार किया जाता था। वो भी एक बहुत बड़ी कला थी, और कला करके उसे फिर चरखी पे लपेटना, पतंग पर वो माला बांधना, ये सब वो करते थे। और इसके साथ ही उनको संगीत का भी बहुत शौक था। उनके पास बहुत सारी बांसुरी थी, और एक वायलिन भी था। वायलिन वो बजाते थे, खासकर रात के वक्त 10-11 बजे छत पर चल करके बैठ करके, और वो वायलिन बजाए। वायलिन में मैंने फोटो देखी है उनकी, सूट पहना हुआ है उन्होंने, और वो वायलिन में फोटो है। हाँ, तो वो वायलिन बजाते थे, और वो वायलिन मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय वैसे देखें तो कोई रेडियो या इस तरह का कम से कम घर में तो नहीं था, और बहुत होंगे भी तो बहुत कम लोगों के पास इस तरह का। और वो वायलिन, और कभी कभी वो बांसुरी बजाते थे, उन पर हर तरह की, हर आकार की, छोटी, बड़ी और बहुत बड़ी भी, जो बड़े बांस की होती थी, उस तरह की बहुत सारी बांसुरी उनके एक उसमें रखी होती थी। वो बांसुरी भी बजाते थे, और वायलिन, और साथ ही उनके पास माउथ ऑर्गन भी था, तो माउथ ऑर्गन भी बजाते थे। इस तरह से उनको बहुत संगीत का शौक था। तो मैं, वो तो जब भी बजाते थे मैं तुरंत वहां पर जहां पर भी वो होते थे, मैं भी के पास, बल्कि वो मुझे खुद ही ले जाते, और मैं वहां उस पर बैठ जाता कोने पर, बैठ करके वायलिन को सुना करता था। वायलिन की धुन सुन करके मुझे बहुत आनंद आता था, बहुत। तो इस तरह से मेरा वो लखनऊ का, खासकर जो मेरा तहजीब का पाठ था, जो कि यासीन साहब से शुरू हुआ, उन्होंने मुझे तहजीब, लखनऊ की तहजीब, लखनऊ का तकल्लुफ, लखनऊ की तालीम, लखनऊ की तो क्या तालीम सब की एक ही है, पर थोड़ी सी उर्दू उसमें शामिल करके बताना, ताकि मुझे मेरा जो बोलने का जो वो है वो सही हो। हाँ, मेरा, हाँ, मतलब मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, उच्चारण जो है वो मेरा, खासकर उर्दू शब्द भी मैं उसी तरह से बोल सकूं जिस तरह से वो है, क्योंकि अगर उस पर जरा सी भी गलती की तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे सब सिखाया। उन्होंने ये भी मुझे बताया कि कभी कोई आए आपके घर में तो किस तरह से उन्हें नमस्ते करिए, अगर कोई आपके घर का बड़ा आए, आपका कोई रिश्तेदार आए, तो उनके पैर छुए, आप कैसे पैर छूते हैं, वो सब बातें मुझे उन्होंने बताई।